अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है पाकिस्तान में करोड़ों लोग गुर्बत की सतह से नीचे रहते हैं। उनके पास बेसिक चीज़ों का एक्सेस नहीं होता, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साफ़ पानी हो, तालीम हो, रोज़गार हो और तो और उसके ऊपर उनके ऊपर फ्लड्स भी आ जाते हैं, फिर अर्थक्वेक भी आ जाती है। ऐसे में उनको ज़रूरत होती है एक सहारे की, एक हाथ की, कि हाथ उनको इस दलदल से खींच के निकाल ले और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर सके। और रही बात हाथों की, हैंड्स की, तो हैंड्स पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ फीडिंग द फिश वाला काम नहीं कर रही, दे आर टीचिंग पीपल हाउ टू कैच अ फिश। मॉडल कॉलोनीज बनाते हैं, तालीम देते हैं, एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर, बहुत बड़ा उनका नेटवर्क है कराची से लेकर नॉर्थ वजीरिस्तान तक। तो उनके सीईओ डॉक्टर शेख तनवीर अहमद आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद थे। बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी जर्नी है, उनके इदारे की बहुत अच्छी जर्नी है। आइए चल के पॉडकास्ट में सुनते हैं। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हैंड्स पाकिस्तान के बारे में ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए कि इदारा क्या है, क्या किस एरिया में काम करता है, कब से बना, थोड़ी सी तारीख। जी थैंक यू जुनैद। हैंड्स पाकिस्तान का सिलसिला जो है डॉ मेडिकल कॉलेज सिविल हॉस्पिटल कराची से हुआ था। हमारे प्रोफेसर गफ़ार बिल्लू सितारा इम्तियाज़ जो हैं उनका शौक़ था कि अस्पताल की बाउंड्री से बाहर जाके भी लोगों की खिदमत की जाए। सही। तो वो मलीर और कराची के जो देही इलाके हैं वहाँ से हमने शुरू किया उन्होंने, और हम उनके एज ए स्टूडेंट हम उनके पीछे पीछे रहते थे। तो वो सिलसिला शुरू हुआ कि जूनियर डॉक्टर्स और एक प्रोफेसर ने मिलके मेमन गोड जो कराची के देही इलाका है, फिर वहाँ से 5-6 विलेजेस में और फिर इससे कराची के 25 विलेजेस में हमने सेहत का काम शुरू कर दिया, क्योंकि सब डॉक्टर थे। लेकिन ऐसा ऐसा एहसास हुआ कि ये सिर्फ सेहत लोगों की ज़रूरत नहीं है, तालीम भी ज़रूरत है, फिर ये भी ज़रूरत कि रोज़गार भी होना चाहिए, कोई उनका लाइवलीहुड के लिए भी काम करे। फिर जी पानी और निकासी या वाटर सैनिटेशन की भी ज़रूरत है, और इसी तरह कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ख़ासतौर पर गाँव का अगर मॉडल बनाने जा रहे हैं तो घर भी बनेंगे और फिर गलियाँ भी बनेंगी और बाकी जो उसका निज़ाम है वो भी बनेगा। तो इस तरह मॉडल कम्युनिटीज़ बनाने का एक रुझान डेवलप हुआ। फिर कराची से बाहर निकले तो पहला जो ऑफिस इंदरून सिंध बनाया वो हमने हाला में बनाया, मटियारी डिस्ट्रिक्ट में, और इस तरह से ये सिलसिला आगे चला माशाल्लाह। अब जो पिछले साल की मैं जुनैद आपको बताऊं कारनामे हैंड्स के, जो अल्हम्दुलिल्लाह कि 4.5 अरब रुपए का हमने काम किया हुआ है। हमारी 35 ब्रांचेज़ हैं अक्रॉस पाकिस्तान। इस आज के दिन भी हमने नॉर्थ वजीरिस्तान से लेके कराची तक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आज दी हैं आज के दिन भी। तो उस वक्त भी हम पिछले साल भी दे रहे थे। कोई 74 लाख लोगों को हम डायरेक्ट बाई एवरेज बेनिफिट देते हैं हर साल, जिसमें और हमारे जो एम्प्लॉई है, जो वर्कफोर्स जो है तकरीबन 11,500 के करीब है। जो पिछले साल हमने दी थी। इस तरह हमने पाकिस्तान के 57 अजला में अपना काम किया है, जिसमें और हमारी रीच जो है वो 3 करोड़ लोगों तक, यानी हम किसी भी सर्विस पैकेज को 3 करोड़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो हमारे तरक्याती प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें हेल्थ होती है, एजुकेशन, लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सैनिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब हम बना रहे हैं, हमारा विजन ये है कि बाई 2030 हम कोई 25,000 मॉडल कम्युनिटीज़ बना दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें खासे कामयाब हुए हैं कि 16,000 के करीब हम ऐसी कम्युनिटीज़ बना चुके हैं जो 60%, 70% और 80% मॉडल बन चुकी हैं। अच्छा, जब डिज़ास्टर आता है तो फिर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2005 से हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे काम शुरू किया। अब हम पाकिस्तान की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं, 43 ईयर्स ओल्ड हैं। तो डिज़ास्टर में 39 इंसिडेंसेस पाकिस्तान में ऐसे हुए जिसमें अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, और जनाब एवलांच गिर गया, लैंडस्लाइड्स हो गई, इस तरह बहुत सारे जो फ्लड आ गए, जो रेन फ्लड से। और 2022 का फ्लड आ गया इस तरह, उससे पहले 2010 का फ्लड था। तो उसमें हमने कोई बड़ा काम करते हैं। और अभी भी इस 2022 का फ्लड की मैं बात बताऊं, कोई 41 अजला में हमने अपना रिलीफ, अर्ली रिकवरी और फिर अब रिहेबिलिटेशन का काम जो है शुरू कर रहे हैं। 6.5 अरब रुपए का हमारा टारगेट था इस 2022 के फ्लड के लिए, जो हमने 25 जुलाई बलूचिस्तान से शुरू किया था। अब 41 अजला में हम पहुंच गए अर्ली रिकवरी में, जो 4 अरब रुपए की सर्विसेज हम जो दे चुके हैं। यही हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, वाटर सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में दे चुके हैं। और 4 अरब रुपए का हमारा तकरीबन रिहेबिलिटेशन का है, जिसमें हमारा ज़्यादा फोकस ये है कि हमने 133 के करीब मॉडल विलेजेस बनाने को आइडेंटिफाई किया। वो विलेजेस जो डैमेज हो चुके हैं। हमें तकरीबन 5 करोड़ चाहिए होते हैं एक मॉडल विलेज जहाँ पे 50% से ज़ायद घर जो है डैमेज है, फुल्ली डैमेज है।
और जहाँ 50% से कम फुल्ली डैमेज होते हैं वहाँ पे कोई 2.5 करोड़ के करीब हमें चाहिए होते हैं। और हम माशाल्लाह 133 में से इस वक्त भी कोई 6-8 के करीब हम बना रहे हैं और मुख्तलिफ इदारे हमें इसमें ताउन कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा हमारा प्रोजेक्ट जो सिंध गवर्नमेंट के साथ हुआ है वो हो गया कि हाउसिंग का प्रोजेक्ट, जिसमें 2,76,000 हाउसेज, यही डैमेज हाउसेज जो हैं हम रिकन्स्ट्रक्ट करने जा रहे हैं और इसमें काम शुरू हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा माशाल्लाह इदारा बन गया है, एक ऐसा इदारा जिसमें जो दूर दराज के इलाकों में, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि 57 पाकिस्तान के 57 अजला में वो शहरी इलाकों से ज़्यादा देही इलाकों में हमारा काम है। और मुस्तहिकीन तक हम चूँकि ज़कात से भी ये इमदाद लेते हैं लोगों की, तो ज़कात के लिए एक तो ये होता है कि शरिया के मुताबिक कंप्लाइंस हो उसका, तो शरिया कंप्लाइंस का पूरा एक मेकनिज़म हमारे यहाँ मौजूद है। एक हलम शरिया हमने एक ऑडिट फर्म हायर की हुई है जो जिसमें मुफ्ती साहिबान हमें मॉनिटर करते हैं, हमारी पूरी सिस्टम बनाने में उन्होंने हमें साथ दिया और वो मुस्तहिकीन तक जाते हैं, फिर उसको भी मॉनिटर करते हैं कि मुस्तहिकीन तक ज़कात सही मायने में मिली कि पूरा फ्लो देख रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा निज़ाम है और हाईली कंप्यूटराइज ऑर्गेनाइजेशन है। हम वो टिपिकल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो बोरियों से भर के पैसा लेते हैं और बोरियों से भर के पैसा बांट देते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन से होती है, असेसमेंट कंप्यूटराइज होती है बेनिफिशरी की, एक बेनिफिशरी को डाटा नादरा से वेरीफाइड होता है, वो उसमें दिए रखा जाता है और इस तरह लोगों को। तो और हमारी क्योंकि डेवलपमेंट अप्रोच है, सिर्फ खाना खिलाने वाली यानी मछली खिलाने वाली अप्रोच नहीं है, हमारी मछली पकड़ने वाली अप्रोच है कि उनको तरबियत दें कि किस तरह वो मछली पकड़े। तो रोज़गार और रोज़गार इतना, तो हर साल तकरीबन 20 से 25 हज़ार लोगों को हम रोज़गार मुहैया करते हैं, यानी उनके लिए कुछ ना एसेट देते हैं या माइक्रो फाइनेंस, उनको इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस देते हैं। इस तरह उनका रोज़गार भी बन जाता है। फिर उनकी सेहत के लिए काम करते हैं, तो उनके सेहत की सहूलतें या हेल्थ वर्कर के ज़रिए या अस्पताल बना के, डिस्पेंसरी क्लिनिक बना के करते हैं। इसी तरह तालीम में कोई हमारे 150 स्कूल हैं जिसमें वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं इन्हीं मॉडल कम्युनिटीज़ में, और 1.5 लाख के करीब बच्चे इनरोल हैं उसमें इस वक्त भी। इसी तरह फिर जब इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने अब तक 88,000 घर बनाए थे फ्लड से पहले की बात करूँ, अब फ्लड के बाद का टारगेट हमारा 2,76,000 का है, तो हम वो बनाने माशाल्लाह से जा रहे हैं। इसी तरह फिर पानी और निकासी आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वाटर फिल्टर, RO प्लांट, वेटलैंड जो ड्रेनेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है देही इलाकों में ख़ास तौर पे, तो वो सारी चीज़ें मिलके मॉडल कम्युनिटीज़ बन रही। तो मेरी जो दरख्वास्त होती है आमतौर पर लोगों से कि हमें मॉडल कम्युनिटीज़ बनाने, लोगों को खुद इन्हिसार बनाने में हाथ दें, सिर्फ लोगों को भीख ना खिलाएं, हम चैरिटी ना दें उनको। तो ये एक फ़लसफ़ा है हमारा। वेरी नाइस, क्योंकि आपने, मुझे बड़ी अच्छा लगा मुझे कि आपने शुरू ज़ाहिर सेहत से किया, लेकिन फिर आपने पूरा सर्कल ऑफ लाइफ कंप्लीट किया, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो सेहतमंद है और फिर गंदा पानी पिएगा, फिर बीमार हो जाएगा, तो आप बार बार उसी पे लगे रहेंगे। तो और एक बीमार बच्चा वो स्कूल तक पहुंचेगा कैसे, सवाल ये पैदा। तो उसको सेहत भी चाहिए, फिर उसको तालीम भी चाहिए, फिर वो बड़ा हो तो उसको रोज़गार भी चाहिए, फिर उससे बड़ा हो तो उसको थोड़ा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, घर भी चाहिए, वो भी बड़ा सेफ्टी होती है। इसको कुछ कहते हैं सोल्यूशन को, कॉट टू ग्रेव है या समथिंग इस तरह का कोई है कि मतलब जब से इंसान दुनिया में आया वहाँ से लेके जब तक दुनिया में जाएगा वहाँ तक का एक पूरा बायोलॉजिकल साइकिल है, उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए। अदरवाइज तो हम एक सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक सेक्टर से तो कौम में नहीं डेवलप हो सकती है। आप सिर्फ तालीम से भी कौम को नहीं डेवलप कर सकते जब तक सेहत है। तालीम देखें ना, श्रीलंका में 99% है, लेकिन वो बेचारे बैंकरप्ट, इकोनॉमिकली इक़्तिसादी जो कि रोज़गार के मसाइल में आपके। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कोई मॉडल विलेज अगर बनाना हो, और दूसरा मुझे ये भी बताएं कि एक मॉडल विलेज में फॉर एग्जांपल क्या क्या चीज़ों पे आप फोकस करते हैं और क्या क्या चीज़ें, और फिर उसकी तरसील किस तरह होती है, या आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हाँ ये डिज़र्विंग हाउस है, मतलब ये पूरा मुझे प्रोसेस समझाएं। जी, एक तो ये कि हम हैंड्स जो है एक बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। हमारे परमानेंट ऑफिसेज 35 अजला में पाकिस्तान के मौजूद हैं, और उनके करीब के 2-3 अजला को हर ऑफिस जो है मैनेज करता है। तो उनका जो कम्युनिटी कनेक्ट, क्योंकि वो लोकल लोग होते हैं जो कि लोकल हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, और उनका कम्युनिटी कनेक्ट होता है, यानी लोगों से उनका राब्ता रहता है हर वक्त पूरे साल। वो किसी एक वक्त में सैलाब के वक्त नहीं, वो क्योंकि तरक्याती जो हमारे तरक्याती प्रोजेक्ट हैं वो चलते रहते हैं, मुसलसल चलते रहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो या एजुकेशन हो या लाइवलीहुड हो। तो ये कनेक्टिविटी रहती है। फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो जितने लाइंस डिपार्टमेंट हैं उनसे कनेक्ट रहते हैं।
तो कुछ काम हैंड्स करती है, कुछ काम कम्युनिटी करती है, और कुछ काम जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से वो करवाते हैं, प्रेशर के तहत करवाए जाते हैं। तो ये इस तरह से इसमें हमें मुसलसल हमें पता रहता है, क्योंकि हमारी नीड असेसमेंट चलती रहती है कि कौन से विलेज जो है ज़्यादा नीडी है, इस तरह कौन सा बेनिफिशियरी ज़्यादा नीडी है। और हमारे पास पावर्टी स्कोर कार्ड इस्तेमाल करते हैं हम, एक टूल है जिसके बाद हम असेसमेंट किए जाते हैं कि इन इलाकों में पावर्टी जो है 40% है, 50% है, 60% है। तो उन्हीं इलाकों में जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं और ज़्यादा पुअरेस्ट हैं, हमारा काम वहाँ पे ज़्यादा होता है। हमारा हेल्थ वर्कर फॉर एग्जांपल, जिसको हम मारवी वर्कर कहते हैं, सिंध में और पंजाब में नूर वर्कर कहते हैं, वो एक कैरेक्टर होते हैं, एक लड़की होती है जिसको हम ट्रेन करते हैं, और लोकली विलेज की लड़की होती है, वहीं से ट्रेन करते हैं। तो अब गवर्नमेंट के अपना लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम चल रहा है जो 60% पॉपुलेशन को कवर करता है, 40% अभी भी बगैर किसी हेल्थ वर्कर के है। तो हमने अपना एक कैडर क्रिएट किया है जो अब वेल रिकग्नाइज है पूरे पाकिस्तान में, तमाम गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है कि वो उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे लेडी हेल्थ वर्कर नहीं है, अंडर कवर्ड एरिया कहलाता है। तो इस तरह हमें वो नीडी एरिया में हमारा हेल्थ वर्कर जो है वो काम कर रहा होता है। इसी तरह हमारा स्कूल काम कर रहा होता है जहाँ पर हमारे टीचर होते हैं, या लोकली हम टीचर ट्रेन करके रख देते हैं। इसी तरह हम वहाँ पे फिर हाउस सेलेक्ट करते हैं कि जहाँ पे हाउसेज बहुत डैमेज है, पुअरेस्ट हाउसेज हैं, कि शहरी विलेजेस में रह रहे हैं बेचारे, घरों में सिर्फ कपड़ों के घर बने हुए, उनको फिर घर दे देते हैं, या उनका फ्लड आ जाए तो घर डैमेज हो जाए, फिर घर बनाते हैं। तो इस तरह मॉडल कम्युनिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। रिमोटेस्ट एरिया के पुअरेस्ट लोग जो कि अपना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उनको फिर सारा चीज़ें एक साथ ला के, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, खुद इन्हिसार हो सकें, और फिर वो अपने आप को मैनेज करें, प्रोजेक्ट खुद अपने मैनेज करें। अच्छा, आपने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मारवी वर्कर और नूर वर्कर, जो कि आपके लेडी हेल्थ वर्कर हैं। अब जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं, जैसे गांव देहात हो गए, वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी मुश्किल है। एक तो बड़ा मुश्किल है ख़वातीन के लिए काम करना या उनको एम्पावर करना, और फिर दूसरा उनकी बात इतनी सुनी और समझी भी नहीं जाती। तो आपको कोई इस तरह का कोई चैलेंज पेश आया, या कोई सक्सेस स्टोरी हो आपकी हेल्थ वर्कर की, तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मारवी वर्कर तो एज अ होल एक सक्सेस स्टोरी है। ये देखें, ये मिथ है हमारी कि हम समझते हैं कि आज के ज़माने में डिमांड ऑफ एजुकेशन ना होने की वजह से माँ बाप स्कूल के लिए बच्चों या बच्चियों को नहीं भेज रहे। ये अब ये असल जो है वो सप्लाई डिमांड साइड का नहीं है, सप्लाई साइड का है। यानी जो सर्विसेज देने वाले इदारे हैं वो नहीं सर्विसेज दे पा रहे हैं, माँ बाप तो बेचारे मुंतज़िर हैं अपने बच्चों को तालीम देने में। यानी तो आप समझते हैं कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम बिल्कुल अब वो नहीं है, ये मिथ है। और लोग इसी तरह हेल्थ का भी है कि हेल्थ में क्योंकि अस्पताल मौजूद नहीं है, इसलिए लोग हेल्थ की तरफ जा नहीं पा रहे, ये सर्विसेज ले नहीं पाते, तो हेल्थ इंडिकेटर हमारे पुअर हैं। तो क्योंकि सर्विस साइड के मसले, इदारे जो है वो काम नहीं कर रहे, तो हमारे लिए तो बहुत आसान है। हम जो बहुत ही कम्युनिटी के साथ मिलके एक लड़की को आइडेंटिफाई करते हैं जो माँ की अवेलेबल मैक्सिमम पढ़ी लिखी लड़की होती है, चाहे वो मिडिल क्लास क्लास पास हो या 5वीं जमात पास हो। फिर हमारे एक ख़ास टूल्स मौजूद है उनको ट्रेन करने का, कि एक लो लिटरेट लड़की को किस तरह हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि हमारा बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, पिछले 10-15 साल से हम ये काम कर रहे हैं। तो हमारे प्रोफेशनल स्टाफ मौजूद है जो उनको ट्रेन कर देता है, और उनके साथ उनके सुपरवाइज़र लेडी हेल्थ विजिटर होती है जो मुसलसल उनको रेगुलरली मॉनिटर करती है, सपोर्ट करती है आइडेंटिफाई करने में, औरतों को स्क्रीन करने में। फिर अगर उनको फैमिली प्लानिंग की ज़रूरत है तो फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो न्यूट्रिशन, और दूसरे माँ बच्चे की सेहत का मसाइल हों तो वो उनको हल करते हैं। वैक्सीनेटर को बुलाया जाता है करीबी BHU से या रूरल सेंटर से, और उन बच्चों की वैक्सीनेशन कराई जाती है। तो ये मारवी इज़ ए वेरी सक्सेसफुल। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि वो अपनी सर्विसेज देती है, उसके साथ हम उसको छोटी सी एक ग्रॉसरी शॉप भी बना के दे देते हैं। अच्छा। इनिशियल पैकेज दे के ग्रांट का। तो वो ग्रॉसरी शॉप के साथ ये सारी हेल्थ सर्विसेज चला रही होती है। ग्रॉसरी शॉप से वो कमा रही होती है, हेल्थ सर्विस ऑलमोस्ट फ्री होती है जो हमारे सुपरवाइजर्स के साथ मिलकर वो चल रही होती है। तो इन तमाम इलाकों में बच्चों के हेल्थ इंडिकेटर नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गए हैं, बच्चों के और माओं के भी हेल्थ इंडिकेटर जो है। फैमिली प्लानिंग का बताऊँ मैं कि फैमिली प्लानिंग का कंट्रासेप्टिव प्रीवेलेंस रेट आमतौर पर पाकिस्तान की जो नेशनल फिगर है वो 30% है। CPR कहलाता है, कंट्रासेप्टिव प्रीवेलेंस रेट। हमारा जहाँ मारवी काम करिए वो 64% के करीब होता है जहाँ पे मारवी काम करिए। अब ये फैमिली प्लानिंग जो कि सबसे बड़ी, जिसके मुतालिक बड़ी मिस मौजूद है, सबसे बड़ा लोगों को वो होता है कि ये कैसे होगा। तो वो औरत इतनी एम्पावर्ड हो जाती है अपने विलेज की वुमेन लीडरशिप के लिहाज से भी, कि वो फैमिली प्लानिंग जैसे भी काम बड़े आराम से सर्विसेज देती है और तमाम औरतों को फ़ायदा होता है। वो लाखों औरतों के
जो एबॉर्शंस को सेव करती है, लाखों जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनसे बचाती है। इस तरह उनको सेहत से ज़्यादा बेहतर हो जाती है औरतों की, और बच्चों की भी सेहत बेहतर हो जाती है, और वो ज़्यादा अच्छा ख़ानदान डेवलप कर जाती है। आपको लगता है लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी आई है अब इस चीज़ की प्लानिंग की? जी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अब वो बात नहीं है कि लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी के मसाइल, अब मसला जो है वो सर्विसेज साइड सर्विसेज का है। साइड पे और जैसे हम पहुँचा रहे हैं सर्विसेज तो वो ले मिल भी रही रहे, है, अवेल भी यकीनन कर रहे इसमें हैं। भी हालांकि फैमिली जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट उसका ताउन है कि हम वो सारी कमोडिटीज़ वही देते हैं हमें, जो सिर्फ हमारा काम ये है कि हम वहाँ तक पहुँचा दें अपने सही। विलेज तक, उस मॉडल विलेज तक। अच्छा, आपने भी बात की कि आपकी गवर्नमेंट के साथ भी कोलैबोरेशंस रहती हैं। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको डिलेस तो नहीं फेस करने पड़ते किसी किस्म के, या कोलैबोरेशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, अब जो है जहाँ तक अगर हम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो अब सप्लाई सिंध में सबसे अच्छी है, और सिंध में तो बड़ी अच्छी सप्लाईज हो रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो हमारा जो ज़्यादा काम होता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को जो रूरल हेल्थ सेंटर या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पे मारवी जो अपने पेशेंट रेफ़र कर दे और वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हों, तो आमतौर पे वहाँ पे मौजूद होता है। वरना हमारा जो सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके हम चाहते हैं कि उसको सबसे पहले फंक्शन करें, वहाँ पे डॉक्टर के डिप्लॉयमेंट करें, तो लोगों का प्रेशर, एक कम्युनिटी प्रेशर ऐसा डेवलप होता है कि वो वहाँ पे उन्हें देना पड़ता है। तो इस तरह हेल्थ सर्विसेज काम करती है, तो सही। बहुत अच्छा मेरे ख्याल से इसमें काम हो रहा है, कम से कम हमारे इंटरवेंशन एरियाज में। ज़बरदस्त। अच्छा, और आप पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में काम कर रहे हैं? जी, मैंने बताया कि एक तो 57 डिस्ट्रिक्ट्स में हम पाकिस्तान के काम करें, चारों प्रोविंसेस में हम काम करते हैं। चारों प्रोविंस में हमारे परमानेंट ऑफिसेज मौजूद हैं। कोई सिंध में जो है कोई 22 के करीब अजला हैं, पंजाब में कोई 10 के करीब हैं, बलूचिस्तान में कोई 8 के करीब है, और केपी में कोई 5 के करीब अजला हैं, जहाँ पे हमारा तरक्याती काम चल रहे होते हैं मुसलसल ही। सही। और फ्लड में अब ज़्यादा और बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है। सिंध में तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हमने फ्लड का काम किया है। अच्छा, जैसे आपने फ्लड का तो ज़ाहिर है अभी रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम होता है, मगर किसी मतलब इस तरह की कुदरती आफात हो गई तो उसकी प्रिवेंशन से रिलेटेड भी कोई होता है कि लाइक जहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जा सके कि इन केस अगर इस तरह की कोविड जैसी वबा आए तो क्या करना है, या फ्लड जैसी सिचुएशन आए तो आपने क्या करना है ताकि प्रिवेंशन बेहतर हो सके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोविड में भी बहुत एक्सटेंसिव काम किया था। कोविड में तो चूँकि सडन था, लेकिन जहाँ तक फ्लड का है, और ख़ासतौर पे सिंध में चूँकि फ्लड ज़्यादा आते रहते हैं, या बाज़ पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में अर्थक्वेक के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या बलूचिस्तान में स्नो के स्टॉर्म के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम पहले से ही लोगों के साथ, क्योंकि हमारे तरक्याती प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो हम उनको अवेयरनेस देते रहते हैं। अवेयरनेस ये होती है कि एक तो किसी भी जगह फ्लड का चांसेस होते हैं तो हम वहाँ पे एक विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं उस कम्युनिटी को रिजिलियंट बनाने का। उसमें लोग खुद आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे वीकर एरियाज़ कौन कौन से हैं, कहाँ से पानी आ सकता है, दरिया का पुश्ता कमज़ोर है, या ये पहाड़ी इलाका है तो वहाँ से पानी आता है तो वहाँ पे कोई बंद होना चाहिए। तो इस तरह की प्लानिंग पहले से होती है, तो वो उस पर तो काम मुसलसल चल ही रहा होता है। फिर ये कि हमारा डिसास्टर रेस्पॉन्स सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होता है। वो उनके नंबर, उनके मैसेजेस, उनके कनेक्शन रहता है कि अगर कोई ऐसा हुआ तो उन्हें फ़ौरन तौर पे इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाएगा, अलार्म दिया जाएगा, और सो उनको इवैक्यूएट करना हो तो उन्हें इवैक्यूएट किया जाता है। तो इस दफ़ा खासतौर पर 22 के फ्लड में ये बहुत फ़ायदा हुआ बलूचिस्तान में भी कि जो SMS मैसेजेस से लोगों ने इवैक्यूएशन किया, अच्छे 15-15, 20-20 मिनट की वजह से वो उनकी जानें बच गई, और वो मोर्टेलिटी नहीं हुई मेरे ख़्याल में, जितना हमने देखा था कि मुख्तलिफ उससे पहले 2010 में जो मोर्टेलिटीज़ हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर फिर भी बहुत जी हाँ, कम रहा। गालिबन 2000 के करीब अमवात हुई थी। 1000 के करीब मोर्टेलिटी है जो रिपोर्टेड। लेकिन और जबकि फ्लड जो था, आप हैरान होंगे, मैंने खुद ट्रैवल किया कश्ती में, कि ये आप जामशोरों से आगे जब सेवन की से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से जब पानी शुरू होता था तो शहदाद को कंबल लाड़काना तक, जो कि 150 किलोमीटर का एरिया झील के सूरत में मौजूद था। तो इतना पानी, यानी इसमें तो बहुत हाई मोर्टेलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की ये जो कम्युनिकेशन बढ़ गई है लोगों की, उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ, और लोग कुछ तैयार थे पहले से, कुछ रिजिलियंस बढ़ गई है, तो वो उन्होंने ज़्यादा, फिर बाद में थोड़ी डिस्प्लेसमेंट की वजह से उनको परेशानी हुई, या हाउसिंग जो डैमेज हो गया उससे उनको बड़ा जो लॉस हुआ है, उनकी एसेट थी, ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा लॉस हुआ। सही। अच्छा, अभी हमने हालिया दिनों में देखा है साइड फैक्ट्री में जो वाक़या हुआ था ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन का, इस तरह के वाक़यात को किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? जी, अगेन वही, एक तो कि
ये काम जो है प्रोफेशनल वे में होना चाहिए और प्रोफेशनल इदारों को करना चाहिए जिनको तजुर्बा है। और पाकिस्तान में बड़े इदारे मौजूद हैं जो ये काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का। हम लोग भी माशाल्लाह इसमें बहुत ही स्किलफुल हैं। मैं बताऊं, हम लोग वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के और यूएन की बाकी एजेंसीज़ के मेजर पार्टनर हैं, सिंध में भी और बलूचिस्तान में, ख़ासतौर फ्लड्स के लिए। अब सिर्फ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बताऊं, हमने जो 6 डिस्ट्रिक्ट में कोई 85 लाख किलोस ऑफ राशन और हर फैमिली को 80 किलो का राशन दिया गया है। इतना बड़ा टनेज के हिसाब से कंटेनर्स के कंटेनर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और 80,000 फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए। और क्या मजाल कि कोई एक कैजुअलिटी हो, कोई क्या, उसका तरीक़ाकार हमारा ये है कि हम पहले से ही जाके असेसमेंट करते हैं। हाउस टू हाउस असेसमेंट होती है, उसी के बेस पे उसकी नीड बन जाती है कि वो वाकई नीडी है कि नहीं है, वो फैमिली नीडी है कि नहीं है। फिर वो हमारे पास हेड ऑफिस में वो डाटा आ जाता है, वो वेरीफाई होता है, नादरा से हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं NIC के लिहाज से, उसका लोकेशन आ जाती है, उससे वेरीफाई हो जाता है GPS से उसके, और फिर हम उसको टोकन भेज देते हैं अपने जो लोकल हमारे ऑफिस स्टाफ है वो बांट देता है एट द टाइम ऑफ द डे। जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है वहाँ पे खड़े होकर लोग अपना टोकन लाते रहते हैं, क्यू में लगते हैं, आराम से टोकन देते हैं। जो ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी है तो वही लोग खड़े होते हैं, बाकी लोग वहाँ पे क्राउड नहीं होता। कम्युनिटी हमारे, चूँकि पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सारी से, तो कम्युनिटी हमें सपोर्ट कर रही होती है कि उनको भी पता है कि हमारे लोग के लिए काम कर रहे हैं, तो वो मिल के काम करते हैं। मैंने कहा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों की शराकत इतना ज़रूरी है सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट काम में, ये सारे काम में। मसलन मैं बताऊँ कि हम ने आवारान, बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया तो आवारान जो है मशहूर है मिलिटेंट के वजह से, कि वहाँ पे FC और मिलिटेंट की लड़ाई हर वक्त चलती रहती थी। एक ज़माने में तो बहुत हाथ खलत, लेकिन ज़लज़ला आ गया तो हमने कहा हमें तो जानना होगा। इस तरह कुछ और इदारे और भी पहुँचे थे। तो अब हमें, क्योंकि हम एज ए न्यूट्रल और एज ए सर्विस प्रोवाइडर मशहूर हैं, हैंड से एक इदारा मशहूर है, तो मिलिटेंट से भी हमारी दोस्ती थी और FC के लोगों से भी दोस्ती थी। दोनों कहते थे बिल्कुल आप काम करें, हम भी आपको प्रोटेक्ट करें, वो भी आपको कुछ नहीं करें, सिर्फ आपकी गाड़ियों पे आपका फ्लैग होना चाहिए, आपका लोगो होना चाहिए, ताकि हमें दूर से नजर आए कि कोई लॉन्चर वॉन्चर ना लग जाए आपको गलती से। मतलब इस तरह आज़ार जी, तो इनसिक्योर एरियाज में भी आप लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बता रहा हूँ, आज मैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भी हम काम कर रहे हैं। मैं अभी पिछले महीने ही नॉर्थ वज़ीरिस्तान जाकर आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा सर्विस डिलीवरी का सिस्टम है, मैकेनिज़्म और बैकअप है पूरी जो हमारी कंप्यूटराइज सिस्टम की, वो हमें सपोर्ट करती है हमारे काम करने, और हमारे ट्रेन स्टाफ मौजूद है हर जगह, जो बड़ा आसानी से हम ये काम, बड़े काम भी कर सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि ज़कात की यूटिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस बताइए। हाँ, ज़कात बहुत अहम है। देखें, हम वो तमाम इदारे जो ज़कात लेते हैं उन्हें चाहिए कि ज़कात को शरिया के मुताबिक ही खर्च करें। और जो SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कंपनीज रजिस्टर करता है, उन्होंने शरिया कंप्लायंस कंपनी भी रजिस्टर्ड की हुई है, जो कि उनके पूरे उसका उनके पास मैंडेट है उसको रजिस्टर करें, जिसमें मुफ्ती हजरात होते हैं। उनके साथ मिलके हमने पिछले 5 साल में एक पूरा मेकनिज़म हैंड से बनाया कि इसकी असेसमेंट कैसे होगी, यानी जो भी लोग ज़कात लेना चाह रहे हैं वो उनकी नीड असेसमेंट कैसे होगी, उनका वो किस तरह साबित होगा कि वो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। हमें पता है कि कुछ ज़कात में लिमिटेशन भी हैं कि इन लोगों को नहीं देना है और इनको देना है, तो उसकी नीड असेसमेंट की जाती है। तो हमारे पास पूरा असेसमेंट फॉर्म होता है, जो हमारे लोग ट्रेंड हैं वो जाके घर घर जाके असेसमेंट करते हैं। फिर वो हमारे पास फॉर्म आता है, फिर हमारे पास से ज़कात इशू होती है और ज़कात उनको दी जाती है, उसमें बाकायदा उसमें रिकॉर्ड कीपिंग होती है, बैंक से के थ्रू जाती है। अब इसमें हमने जो एक और सोल्यूशन निकाला कि ज़कात मसलन नॉन मुस्लिम को नहीं दी जा सकती, तो लेकिन हम चूँकि रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, हम ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये नहीं कर सकते कि एक ही जगह जहाँ नॉन मुस्लिम भी बैठा हुआ है या सैयद भी है वो नीडी, लेकिन चूँकि वो ज़कात एलिजिबल नहीं है, हम ना दें या उसको, तो हमने ये मुफ्तियों के साथ मिलके ये पूरा एक सिस्टम बनाया है कि हम डोनेशन से उनको दे देते हैं, और किसी को नहीं पता चलता है नीचे कि ज़कात किसको मिल रही है और डोनेशन किसको मिल रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जी। तो हम जैसे अगर एक विलेज है जिसमें 100 लोग फैमिलीज़ रहती हैं, तो हम सर्वे कर लेते हैं जाके, पहले ही हमें पता चलता है 80% एलिजिबल है जो ज़कात एलिजिबल है, जो 20% है जो नीडी तो हैं लेकिन नॉन एलिजिबल फॉर ज़कात हैं, तो हम 20% उसमें डोनेशन डाल देते हैं अपने फंड्स में और 80% ज़कात से देते हैं। तो इस तरह 100% नीडी लोगों को ज़कात मिल जाती है, और मुस्तहिक़ लोगों को मिलती है, क्योंकि हमारा काम दूर दराज इलाकों में होता है, गरीब तरीन के साथ होता है। तो ये मुस्तहिक़ जो कि सबसे अहम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बताया, यानी आप बिल्कुल एक
सप्लाई लाइन की बिल्कुल एंड तक जाके देखते हैं कि आप इंश्योर करते हैं कि ज़कात वाले जी के पास जाए और बिल्कुल डोनेशन वाला जी, ये बहुत नॉन ज़रूरत है, विजिबल के शरिया पास। की रिक्वायरमेंट है कि हमें असेसमेंट होनी चाहिए। मैं उन लोगों से जो कराची में जो ज़कात सिग्नल पे खड़े होकर दे देते हैं वो गलत तरीका है। आप जब तक अगर क्योंकि निसाब साहिब निसाब जो हो उसको ज़कात मुस्तहिक नहीं होता, वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं होता। साहिब निसाब का इस दफ़ा मतलब है कि 1,03,000 से ज़्यादा सरप्लस मनी या उसके पास गोल्ड 7.5 तोले से ज़्यादा हो या चांदी हो या घर प्रॉपर्टीज़ ऐसी हो जो ट्रेडेबल प्रॉपर्टीज़ हो, तो उनको वो मुस्तहिकीन नहीं है, उनको ज़कात नहीं जा सकती। अगर किसी इदारे ने ऐसा किया तो वो जिसने ज़कात दी है उसकी ज़कात भी पहुंची नहीं है, हाँ तो उसकी ज़कात और गुनाह इदारे को होगा यकीनन। बिल्कुल तो ऐसे बिल्कुल इदारे, बिल्कुल। एक तो ये कि फिर हमने इस पे एक पूरा अपना मैकेनिज़्म बना के ज़कात की एक पूरी पब्लिश की है बुक, जो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे कि हमारा मैकेनिज़्म है क्या। तो सही। मेरा तमाम ऐसे इदारों से दरख्वास्त है कि वो भी अपना अपना मैकेनिज़्म पब्लिश करें, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं होता आमतौर पर वेबसाइट पे लोगों की कि किस तरीक़ेकार से आप ज़कात दे रहे हैं, एक बात। और दूसरे कि ज़कात का ऑडिट भी कराएं, और ऑडिट कराएं और फिर सर्टिफाई लोगों से करवाएं, सर्टिफाई ऑर्गेनाइजेशन से कराएं। अलम शरिया जैसे मैंने कहा कि हम एक मुफ्तियों की है जो SCCP रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे कराएं, और फिर उसको आप सर्टिफिकेट को अपने ऑडिट रिपोर्ट की तरह पब्लिश भी कर रहे हैं वेबसाइट पे। अभी आपने जिक्र किया गधा करो का, ज़ाहिर है हमारे लोगों में देने वाला आंसर बहुत ज़्यादा है, मगर वो बारहा जो है गलत लोगों के हाथों में दे रहे होते हैं, प्रोफेशनल लोगों के हाथों में दे रहे होते हैं, वो फिर गलत हाथों में जा रहा होता है और फिर वो एक क्राइम का एक साइकिल और एक लूप चल रही होती है। तो आप प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को बताएं कि किस तरह मुस्तहिकीन को आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर उनके पास इतना वक्त नहीं है तो फिर ऐसे इदारों के पास जैसे कि हैंड्स है वो यहाँ से दे कैन टेक ओवर, ताकि सही लोगों तक पैसा जाए। बिल्कुल, देखिए ये तो हमारी दीनी ज़िम्मेदारी है कि ज़कात हो या दूसरे अतियात हो, हम मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ, वरना हम प्रोफेशनल फ़कीर और प्रोफेशनल बेगर डेवलप कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि तमाम शहरों में पाकिस्तान के नज़र आते हैं प्रोफेशनल बेगर, जो कि जिनकी वजह से क्राइम भी बढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसे इदारों पर ट्रस्ट करना चाहिए, और इदारे मौजूद हैं, मैं नहीं कह समझता, बहुत अच्छे इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान में जो मुस्तहिकीन तक ज़कात को और अतियात को पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपके बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे हम ये काम कर रहे हैं, और प्रोफेशनल लोग भी हैं और ट्रांसपेरेंट भी हैं, शफाफ हैं, और जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही यही है कि लोगों की खिदमत करना, तो हुकूकुल इबाद करना, तो वो है। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों का जो जितने आगे बढ़ के काम करेगा, अल्लाह ताला को कर्ज देता है। ये जो अतियात होते हैं या ये ज़कात मुस्तहिकीन तक पहुँचाना, या अल्लाह को कर्ज देना के बराबर, जो 12 कुरान में 12 आया है, और वो कर्ज देने का मतलब है मुनाफे से अल्लाह ताला हम सबको वो वापस करता है। तो हमें इस पर यकीन होना चाहिए, और अच्छे इदारों पर यकीन होना चाहिए कि उन इदारों को दें ताकि वो मुस्तहिकीन तक पहुँचाएँ, और फिर इस तरह प्रोफेशनल बेगर्स ना डेवलप हो हमारे मुल्क में। और इनकी डिस्करेज जी बिल्कुल डिस्करेज। अच्छा, आपने जो बताया मॉडल हाउसेस जो बनाते हैं, ये किस मटेरियल के होते हैं, और इसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। जी, हमारे मॉडल हाउस, हम चूँकि बड़े तजुर्बे से यहाँ तक पहुँचे, 2010 के फ्लड में भी काम किया था, 2005 के जो मुजफ्फरगढ़ का अर्थक्वेक था उसमें भी बड़ा काम किया, और हाउसिंग पे भी काम किया। तो हम रिजिलियंट जो जिसको कहते हैं कि पायदार घर बनाने के, हमने इंजीनियरिंग, हमारा पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिन्होंने ये टेस्ट करके तजुर्बे से सीख लिया है। जो फ्लड के एरियाज़ में जो रिजिलियंट बनते हैं उसका तरीक़ेकार अब जो ये है कि जी फाउंडेशन जो है, बुनियाद उसकी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए जिसमें यकीनन, और इसमें चूँकि हम जो अगर किले एरिया के घर हैं जहाँ पे जैसे थट्टा बदीन यहाँ के इलाके हैं, तो यहाँ पे किले से बनता है, मिट्टी से बनता है, उसमें लाइम यानी चूने का जो मिक्स है और हैश का जो मिक्स है वो हमने सीखा कि बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, रिजिलियंट हो जाता है, फ्लड रेजिस्टेंट बन जाता है। उसको इस्तेमाल करें, फाउंडेशन नीचे अच्छी करके जिसको ब्रिक से करें, और ऊपर का ये मटेरियल इस्तेमाल करें, और फिर जो छत है वो लोगों के रिक्वायरमेंट आजकल, क्योंकि उनके जो ज़्यादातर कोल्ड के लिए बैम्बू और जो तरपाल की शीट की और गर्डल की छत होती है, बहुत अच्छी छत होती है, उसको ऊपर से अच्छा जो लाइम का लेपा लगा दें तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इन इलाकों में ये है। फिर कुछ इलाकों में ब्रिक्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उनको रिजिलेंट बनाने का। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो रेज एरिया हो, फ्लड अगर पानी आए तो वो 3-4 फीट पानी से कोई फ़र्क ना पड़े उससे, रेज एरिया में बनाए जाए, रेज करके बनाए जाएँ, फाउंडेशन रेज हो। दूसरे ये कि हमने ये सीखा कि 2 पिच छत होनी चाहिए। लोग शुरू में फ्लैट छतें बनाने लग गए थे,
वो फ्लैट छत जो है वो प्रेशर से सोक होके गिर जाती है। तो टू पिच हो और जो छत हो, रूफ जो वॉल से बाहर निकली हो ताकि पानी बाहर की तरफ गिरे और वो फाउंडेशन में ना जाए अंदर, जिसकी वजह से वो इरोजन होती है और घर जो है बह जाता है। ये 2-3-4 जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम अपनी इंजीनियरिंग टीम हमारी गाइड करती है जब लोग घर बनाने शुरू करते हैं, और हम उसका मटेरियल सप्लाई कर रहे होते हैं, उनको दे रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पिछले सालों में हमने कोई 88,000 घर बनाए थे और उससे हमने बहुत सीखा। अब जो है कोई 3 लाख से ज़ायद हम घर बनाने जा रहे हैं। तो ये 133 विलेज में इंशाल्लाह जी इससे और नई चीज़ें पता चलेंगी और नई चीज़ सीखेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, सैनिटेशन के बारे में बताएं कि लोगों को तालीम दी जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर बीमारियां वहीं से जन्म लेती हैं और फिर वो एक साइकिल में और एक दलदल में फंस जाती है। तो सैनिटेशन से रिलेटेड कोई जी काम हाँ, करते हैं बिल्कुल बहुत बड़ा काम करते हैं जनाब, क्योंकि देही इलाके का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि नेशनल ड्रेनेज नहीं गुजरता उनके गांव से, और गांव से गुजरता नहीं तो उनको ड्रेनेज अपना ही किसी तरह उनको मैकेनिज्म ऐसा बनाना पड़ता है कि ड्रेनेज अपना ख़त्म हो जाएगा। अब आमतौर पे ये कि ड्रेनेज पूल हो जाता है, उससे बीमारियां, मच्छर और दूसरी बीमारियां, पोलियो जैसी बीमारियां भी फैल जाती हैं इस इलाकों में। तो हमने ये सोल्यूशन लगाया, इंडोनेशियन टेक्नोलॉजी कहलाती है वेटलैंड की। वेटलैंड का मतलब ये है कि बायो डिसइंटीग्रेशन होगी। ड्रेनेज का पानी आएगा, उस पर ऊपर प्लांट लगे होते हैं, कुछ एरिया बना होता है जिसपे एक बड़े जो फ्रोबल्स डाले होते हैं, स्टोन्स लगा कर मुख्तलिफ फिल्टर बनाया जाता है और वो पानी जो है स्विप होके प्लांट के लिए होता है, रिसाइकिल होता है वाटर। वो हमारा जो ऑफिस है उसमें भी बहुत ही हमारा इको फ्रेंडली ऑफिस है। अगर आप कभी विजिट करें हैंड्स के ऑफिस में, हेड ऑफिस में 6 एकड़ की लैंड है, इसमें इको फ्रेंडली है, सोलराइज है प्योरली, और वेटलैंड की टेक्नोलॉजी ड्रेनेज के लिए। इसमें हमारा ड्रेनेज बाहर नहीं जाता, हम ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ऑफिस में भी हम प्रोमोट करते हैं कि क्योंकि पानी का कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पानी में ड्रिप प्लांट के लिए ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम यूज़ करें, और ये इसको हम पूरे एग्रीकल्चर एरियाज़ में प्रोमोट कर रहे हैं। सिमिलरली हम जो है सोलराइज हैं यहाँ पे भी, ऑफिस में भी, और तमाम विलेजेस को हम सोलराइज कर रहे हैं। हमारी जो हेल्थ और एजुकेशन के जो फैसिलिटीज़ हैं वो सोलराइज हैं। तो इस तरह हम सोलर को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो ये भी एक इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। सिमिलरली प्लांटेशन और गार्डनिंग, इसको भी हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड आपका रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम क्या है फॉर फ्लड अफेक्टीज, और क्या आप मतलब आप हमारे साथ शेयर करें, क्या अभी भी लोग हैं जो अफेक्टी हैं अभी तक फ्लड? जी अफेक्टेड तो हैं, बहुत ही बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साल होने वाला है। जी साल होने वाला है। बहुत से एरिया में तो अभी भी पानी मौजूद है। अच्छा। अभी जी मैं कुछ अर्से पहले ही गया था, वहाँ पानी मौजूद है। तो खासतौर पर दादू में केएनशाह का एक इलाका है, वहाँ पे पानी मौजूद है। और इसके अलावा भी जो जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे एग्रीकल्चर लॉस है, वो एग्रीकल्चर अभी तक नहीं वहाँ पे उगा सके, गंदम नहीं उगा सके। वहाँ कॉटन उनकी कम हुई है, बहुत ही 40% कम हुई है इस दफ़ा। इससे लॉसेस हुए, मुल्क को लॉस हुआ, उनको भी लॉस हुआ है। तो ज़रात उनकी बुरी तरह मुतासिर है। सिमिलरली जो पानी की स्कीमें थी वो तबाह हो गई हैं उनकी, उसको रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है। निकासी आपकी जो हम अभी बात कर रहे थे, वो सारी निकासी आपकी स्कीमें ख़राब हो गई हैं। वो दोबारा स्कूल की बिल्डिंगें डैमेज हो गई हैं, गिर गई हैं। इस अस्पतालों और डिस्पेंसरीज और क्लिनिक्स जो है वो डैमेज है। तो हमारा जो 133 विलेज हमने आइडेंटिफाई किए मोस्ट डैमेज्ड विलेजेस हैं, जिसमें सिंध में कोई 14 अजला में है, बलूचिस्तान में कोई 6 अजला में ये लिए हैं, पंजाब में कोई 3 में, और केपी में हमने 3 अजला में लिए। तो इस तरह 133 विलेजेस में हम चाह रहे हैं कि इसमें ये रिहेबिलिटेशन में, एक तो इनके रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि इनके घर पे तो जहाँ फुली डैमेज है तो वो बनाए जाएँ। तो तकरीबन हमारे कोई 3 लाख के घर बनाने का प्लान है हमारा इंशाल्लाह। तो हम इनको बनाएंगे इसने 133 में। फिर उन पर रोज़गार का हमारे पास कोई 3 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जिनको हमें रोज़गार देना है किसी किस्म का। कुछ एग्रीकल्चर टाइप के हैं, कुछ नॉन एग्रीकल्चर हैं। तो एग्रीकल्चर में हम उनको उनकी जो कल्टीवेशन है उस पर सपोर्ट करेंगे, फर्टिलाइज़र में सपोर्ट करेंगे, सीड्स में सपोर्ट करेंगे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह में सपोर्ट करेंगे। तो नॉन एग्रीकल्चर में उनकी दुकानें थी, ग्रॉसरी शॉप्स हैं, वो तबाह हो गई, उनमें सपोर्ट कर रहे हैं हम उनको डोंकी कार्ड अगर थी तो वो उनको डैमेज हुई है, या पुश कार्ड उनके पास थी तो ठेला थे तो उनको ठेले दे देंगे,
देंगे और उनको कुछ एसेट देंगे ताकि वो परचेज़ करके दोबारा रोज़गार भी आएगा। इसी तरह औरतों में कभी स्टिचिंग सेंटर बना रहे हैं, वो उनका वो चल रहा है। इस तरह और बहुत सारे छोटे छोटे इंटरप्राइजेज बना के उनको दिए जा रहे हैं। सिमिलरली पानी की स्कीमों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं और निकासी आपकी स्कीमों को भी रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, ये कोई सारे इन गाँव में। तो इंशाल्लाह अगले 2.5 साल में ये 133 विलेज मॉडल विलेज बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम इदारे, बहुत बड़े बड़े इदारे भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम UN एजेंसीज़ के सारे इदारे हमें सपोर्ट करते हैं। USAID है, FCDO यानी UK एड है, वो हमें सपोर्ट कर रही है इस सिलसिले में। और पाकिस्तान के मुखिया हज़रात बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे मेजर कॉर्पोरेट जो हैं वो हमसे मॉडल विलेजेस में हमें फंडिंग दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में बताएं। ओवरसीज़ में जी, एक तो ये कि हमारी वेबसाइट पे तमाम अकाउंट्स मौजूद हैं कि UK के लोग किस तरह फ़ंड कर सकते हैं इसको, और US के लोग या UAE के पाकिस्तानी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो कनेक्शन मौजूद है, ऑलरेडी फंड्स आ रहे हैं माशाल्लाह। US से भी खासी तादाद में और UK से भी खासा, UK की पूरी कम्युनिटी ने कई मॉडल विलेजेस जो है वो स्पॉन्सर किए हैं। इसी तरह US की जो कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तानी, उन्होंने भी कई मॉडल विलेजेस स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो हमें यही है कि फर्दर, क्योंकि अभी ये काम बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है, तो 4 अरब रुपए हमें जमा करना है इस वक्त। रिहेबिलिटेशन के हमारे पे कोई 50 करोड़ के करीब आए, तो हमें 3.5 अरब रुपए और चाहिए, जिसमें हम ये तमाम 133 विलेजेस को मॉडल बना सकें, अगले 1.5-2 साल में खड़ा कर सकें। वो जो बेचारे जिस हालत में थे उनको उस हालत में, एटलीस्ट उस हालत में वापस लाया जाए इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आपने जो रोज़गार की बात की उसमें आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ बताई, एग्रीकल्चर हो गया, स्टिचिंग हो गई वगैरह वगैरह। अब जैसे देख रहे हैं कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत माशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। तो उससे रिलेटेड आप कोई ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे बच्चों को कम से कम कोई आगाही दी जा सके, इंटरनेट से वो किस तरह पैसे कमा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, उस सिलसिले में कोई आपकी इस तरह की है? जी, वो हाँ बिल्कुल। हम 2 किस्म के, कल ही मेरी बात हो रही थी एक ई-कॉमर्स की कंपनी के साथ इसी पे, और पूरा ई-कॉमर्स का एक तो प्लेटफॉर्म बनाने जा रही है। नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो एक नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म, और चूँकि हमारी पेनिट्रेशन कम्युनिटी में, तो हम मोबिलाइज़ करके लोगों को उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, उसको यूज़ भी करवा सकते हैं, फैसिलिटेट भी कर सकते हैं। हर जगह नेटवर्क मौजूद है, हर जगह हैंड्स का। तो एक तो ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, और दूसरे जितने ये सोशल मीडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं उसकी सेंसिटाइजेशन, ट्रेनिंग और उनकी फैसिलिटेशन हम करने जा रहे हैं। एक और काम जो हम कर रहे हैं कि इन तमाम विलेजेस में एक हब्स जो है, इंटरनेट हब सेंटर बनाने जा रहे हैं, जहाँ पे हम फाइबर ऑप्टिक पहुँचा देंगे किसी तरीके से, ताकि उनको स्पीडी इंटरनेट मिल सके। और वो यंगस्टर जो है, लड़के और लड़कियां जो अपने आप को यूट्यूब के यूज़ करके इंटरप्राइज डेवलप करना चाहते हैं, सोशल फेसबुक पे या किसी और तरीके से मार्केट प्लेसेस बना के, तो वो इसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये डेफिनेटली इन 133 विलेजेस में डेफिनेटली है, प्लान है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसके अलावा कोई ऐसा आपका कोई अपकमिंग प्लान हो या जिस पे आप काम करना चाह रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमने जो पिछले 43 साल में कम्युनिटी डेवलपमेंट जो सीखी है एज ए प्रोफेशनल, और हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन अभी भी नॉन प्रॉफिट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे, क्योंकि अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ाया नहीं जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको पढ़ाया जाए बाकायदा। तो इसके लिए हमने पूरा फुल फ्लेज एक यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है कराची में जहाँ हमारा ऑफिस है गडाप में, उसके साथ ही, और उसमें उसकी फैकल्टी रिक्रूट हो गई है। हायर एजुकेशन कमीशन ने उसको अप्रूव कर दिया है। सिंध काबीना जो है इंशाल्लाह कल अपनी कैबिनेट की मीटिंग कर रही है, उसमें वो एजेंडे भी है, तो वो यूनिवर्सिटी के डिक्लेरेशन वहाँ से हो जाएगी, फिर असम्बली चार्टर अप्रूव कर देगी, तो फिर हम एक फुल फ्लेज HEC अप्रूव यूनिवर्सिटी बन जाएंगे, जो बैचलर डिग्री कोर्सेज से स्टार्ट कर रहे हैं हम, कि हम ये कोर्सेज कराएं जिसमें नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट लोगों को सिखाई जाए, नंबर 1, और दूसरा एक बैचलर डिग्री नर्सिंग कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ इस इलाके की लड़कियाँ और लड़के जो है नर्सिंग, जो कि बहुत ही डिमांडिंग कैरियर है, उसमें जाएँ। और इसी तरह हम IT डिपार्टमेंट से भी शुरू कर रहे हैं कि BS IT भी हम लोगों को ट्रेन करें, ताकि बच्चों को नया कैरियर मिले। हमारे में काफ़ी दोस्त हैं जो कि व्यूअर्स भी हैं ह्यूस्टन में और वर्जीनिया में, डॉक्टर्स हैं,
वो अक्सर मुझे बोलते हैं कि भाई आप पाकिस्तान में लोगों को बताएं कि पैलिएटिव केयर की तरफ ज़्यादा जाएं, नर्सिंग की तरफ ज़्यादा जाएं। हाँ यहाँ बिल्कुल। पे ओल्ड लोगों को केयरिंग की इतनी ज़रूरत होती है, उस फील्ड की इतनी डिमांड है, लोग इन चीज़ों पे सोचते नहीं। तो इन चीज़ों पे तो होपफुली आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू जी हम काफ़ी ज़र मुबादला इधर से मतलब हम ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर जाहिर है वो हमारे ज़र मुबादला में बिल्कुल। काम आ सकते हैं। और ख़ुद पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, तो ये बिल्कुल नर्सिंग और पैरामेडिक्स जो है ये इस पे हमारा बहुत फोकस है कि इंशाल्लाह हम अपनी यूनिवर्सिटी पे इससे बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, क्योंकि ज़बरदस्त। पाकिस्तान को भी बहुत ज़रूरत है और बाहर भी बहुत बड़ी मार्केट है जो बच्चे खुद जाके अपनी इनकम बना सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आपकी क्या मोटिवेशन है? क्यों अलहम आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं? आप अपना प्रैक्टिस करें, पैसे बनाएं, बाहर जाएं, जी कहाँ आप गांव में इधर उधर, आपकी क्या मोटिवेशन है? हाँ, बस मेरी मोटिवेशन मेरी सेटिस्फेक्शन ही है कि मैंने शुरू में जब सेंसिटाइज हो गया कम्युनिटी से, लोगों के दुख देखे, तो दिल चाह के जो डॉक्टर्स जिस काम के लिए बने तो वो काम आइडियली पूरा करें। हम बचपन में भी डायलॉग मारते थे कि लोगों की खिदमत करेंगे बड़े होके जब डॉक्टर बनेंगे, तो मैंने कहा कुछ करके दिखाएं। तो पिछले मैं 30 साल से इस इदारे से वाबस्ता हूँ और यही है कि लोगों के दर्द बांटता हूँ और देखता हूँ कि उनको रिलीफ मिलते हैं। ये हाईली सेटिस्फाइंग जॉब है। जब मैं सब नौजवानों की तरह मैं भी अमेरिका में 1 साल गुजार के वापस आ गया, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वापस ले आया और मुझे एक नई राह दिखाई, और उस राह ने वो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जो है, क्योंकि मैं एक वन ऑफ द फाउंडर हूँ, तो ये इदारा अब ऐसे इस्टेब्लिश हो गया है, तो दिल देख कर भी खुशी होती है कि हम जाने से पहले एक बहुत बड़ा इदारा पाकिस्तान को दे के जा रहे हैं और ऐसा सवाब जारिया दे के जा रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारे लिए मैशर में जब हम खड़े होंगे तो सर उठा के अल्लाह ताला को बता सकेंगे नहीं हमने पाकिस्तान में रह के वक्त ज़ाया नहीं किया, ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है। नहीं, बहुत अच्छी सोच है, और ये बहुत लोगों में कम लोगों में पाई जाती है। ज़्यादातर ज़ाहिर है डिससेटिस्फाई होते हैं, मायूस हो जाते हैं, लेकिन ये किसी का दर्द समझना और उस लेवल पे जाके समझना और फिर इतना बड़ा इदारा कायम करना ये आसान काम नहीं है। डॉक्टर साहब जाते जाते कोई आखिरी कोई अपील जो भी आप करना चाहें, डोनर्स आपको सुन रहे हैं या पोटेंशियल डोनर्स आपको सुन रहे हैं, आप उनसे अपील कर सकते हैं। जी, बस मेरी अपील यही है कि जैसे हम बात भी कर रहे थे कि अपनी ज़कात को और अपनी एहतियात को ज़ाय नहीं करें गैर नॉन प्रोफेशनल लोगों को या नॉन प्रोफेशनल इदारों को देके। हमारे मुल्क में बहुत अच्छे इदारे हैं, मुझे पूरा यकीन है आप अगर वो इदारों के ज़रिए मुस्तहिकीन तक ज़कात पहुँचाई जाए और ज़्यादा ज़कात पहुँच जाए, ज़्यादा एहतियात दिए जाएँ, तो यकीनन हमारे मुल्क में ये ज़कात तक जो है गुर्बत मिटाव के लिए बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। और ये ताउन चाहिए लोगों का कि वो ज़्यादा तादाद में ज़कात दें और प्रोफेशनल लोगों को दें, अच्छे इदारों को दें, मुस्तहकम इदारों को दें, बड़े इदारों को दें, तो वो ज़्यादा मुस्तहिक लोगों को तक पहुँचेगी और पाकिस्तान के ख़ासे मसाइल इससे भी हल हो सकते हैं। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके इदारे के लिए। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह हिम्मत और इस्तकामत दे ताकि आप जो केयर का जो आपका सिलसिला है, जो आपका नेटवर्क है, वो पाकिस्तान अब में तो आप नॉर्थ वज़ीरिस्तान तक पहुंच ही गए हैं, चाइना पे ही ना चले जाए, मतलब इंशाल्लाह ग्लोबल जाए आपका मैसेज। और उम्मीद करता हूं कि जो आपके टारगेट है वो भी ज़रूर बीट हो। तो जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब को, हैंड्स पाकिस्तान एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, आपने डिटेल में सुना। मॉडल विलेजेस पे काम कर रही है, बहुत प्रोफेशनल लेवल से काम कर रही है, और जो आपकी ज़कात होती है उस पर तो बाकायदा जो है ख़ास ख्याल रखा जाता है, शरिया कंप्लाइंस उस पर फॉलो की जाती है, और साथ ही साथ जो आपके डोनेशन हैं वो सही लोगों तक जाते हैं। और सिर्फ फीडिंग द फिश नहीं है, टीचिंग देम हाउ टू कैच अ फिश पे बिलीव करता हूँ, और इसी चीज़ में मैं भी बिलीव करता हूँ। तो प्लीज़ हैंड्स पाकिस्तान की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से अपने डोनेशंस भेज सकते हैं। 3.5 अरब रुपए का टारगेट है। सुनने में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पाकिस्तान अल्लाह ताला ने बड़े दिल, कार्डियोमेगली वैसे डॉक्टर उसमें कहा जाता है मेडिसिन में, लेकिन वैसे फिगरेटिवली बहुत बड़ा दिल दिया अल्लाह ने पाकिस्तानियों को। इतने बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं, अरबों रुपए का, खरबों रुपए के इदारे हर साल पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो 3.5 अरब कोई बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग ही इसको पूरा करेंगे, और इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको इसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। तो वेबसाइट भी नीचे मेंशन की है, आप इनका प्रीवियस काम भी देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो प्लीज़ अपने ज़कात, खैरात और डोनेशंस जो हैं हैंड्स पाकिस्तान के लिए वक्फ कीजिएगा, और उसका समर इंशाल्लाह आपको इस दुनिया में देखने को तो मिलेगा, आखिरत में भी अल्लाह ताला आपको उसके समरात से नवाजेगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट पे इंशाल्लाह। दोबारा मिलते हैं। खुदा हाफिज़।